हेलो एवरीवन। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी पेपर फर्स्ट की डीएलएड 4th सेमेस्टर की। पेपर फर्स्ट आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। तो ये जो पहला चैप्टर है भाषा लेखन, उसका क्या है, भाषाई कौशल। उसके क्या है, अति लघु प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है लिखित। ये है लिखित अभिव्यक्ति के लिए कितने मुख्य बिंदु हैं। ये कितने हैं, लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 मुख्य बिंदु हैं। क्या है, सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता। लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 बिंदु हैं, सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः कितने रूप हैं। तो ये क्या है, भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः 2 रूप हैं, बोलना एवं लिखना। रिपीट, भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः 2 रूप हैं। कौन कौन से, एक तो बोलना है और लिखना है। अभिव्यक्ति से मतलब हम अपने विचारों को सामने वाले को कैसे बताते हैं कि हमें मतलब क्या कहना है, ठीक है, उसी को कहते हैं अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, प्रतिलिपि लेखन से क्या आशय है। ठीक है, प्रतिलिपि लेखन से क्या आशय है। प्रतिलिपि लेखन का आशय देखकर लिखने से है। क्या है, प्रतिलिपि लेखन का आशय देखकर लिखने से है। इसमें पुस्तिकाओं में पृष्ठ के ऊपर पंक्ति, प्रथम पंक्ति में सुंदर सुडौल समानुपाती बड़े व मोटे अक्षरों में वाक्य छपे होते हैं तथा बाद की लगभग 2 या 3 पंक्तियों में डॉटेड लाइनों से हल्का हल्का छपा रहता है। शेष पृष्ठ पर केवल बच्चों को लिखने के लिए स्थान दिया जाता है। बच्चे को हल्के लिखे वाक्यों पर पेंसिल घुमाकर अक्षरों को बनाने का प्रयास करने के बाद ही शेष पृष्ठ पर स्वयं लिखना सिखाया जाता है। अब ये आप समझ गए होंगे किसकी कह रहे हैं। हम छोटी क्लास में होते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉट डॉट करके जो अक्षर बने होते थे उन पर हम क्या है पेंसिल फिराते थे, फिर उसके बाद अक्षरों को लिखना सीखते थे। तो ये वही कह रहा है ये क्वेश्चन कि प्रतिलिपि लेखन से क्या आशय है। प्रतिलिपि लेखन का आशय देखकर लिखने से है। इसमें पुस्तिकाओं में पृष्ठ के ऊपर प्रथम पंक्ति में सुंदर सुडौल समानुपाती बड़े व छोटे अक्षरों में वाक्य छपे होते हैं, वही कह रहा है, ठीक है। अब है लेखन का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2016 में, 2017 में, 2019 में, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। लेखन का क्या अर्थ है। तो लेखन का क्या अर्थ है और लेखन किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त यानी बताते हैं सामने वाले को, तो यह अभिव्यक्ति लेखन कहलाती है। यानी जब हम अपने विचारों को लिखकर बताते हैं, विचारों को और भावों को बताते हैं, तो इसे क्या है, लेखन कहते हैं। रिपीट, जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो यह अभिव्यक्ति लेखन कहलाती है। नेक्स्ट है, वर्ण किसे कहते हैं। ये 2017 में क्वेश्चन आया है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, एक मिनट, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आ है तो आ के खंड क्या करेंगे, ना ही टुकड़े कर सकते। जैसे बस है तो बस के तो टुकड़े कर सकते हैं, ब और सा, लेकिन हम इसके क्या टुकड़े करेंगे। जैसे बस लिख दिया हमने तो इसका बा हो गया और ये सा हो गया, लेकिन ये बा है, इसके क्या टुकड़े करेंगे, तो ये क्या है, वर्ण है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं। 2016 और 2020 में रिपीट हुआ है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन एक वचन और द्विवचन तथा कारक, ठीक है, कर्तानी कर्म को वाले आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी क्या है, जो शब्द लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं।
उनको क्या कहते हैं, उनको विकारी कहते हैं। और जो नहीं बदलते उनको क्या कह देते हैं, अभिकारी कहते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 श्रेणियां लिखिए। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां कौन सी होती हैं, तो होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, जैसे क वर्ग, क, च, ट, त, प। और अंतस व्यंजन में क्या होता है, य, र, ल, व। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, ऊष्म व्यंजन में होता है श, स, श और हा। तो ये क्या होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है ऊष्म व्यंजन क्या है। तो ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जैसे हम बोलते हैं ना ऊष्मा, तो ऊष्मा का ही मतलब होता है गर्म, तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो देखो 2016 में भी आया, तो 2019 में भी आया, इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी 2016 में आया। तो इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीट ना हुआ हो। तो अगर आप रिपीट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप आगे भी अच्छा ही कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन में से DLED में क्या देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, री स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धा, जिसे कठोर तालु कहते हैं। तो री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। अनुनासिक स्वर के उच्चारण में मुख से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो कि सरोर रेखा के ऊपर लगता है। सरोर रेखा जानते होंगे, हमने क्या है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था सरोर रेखा। ठीक है, ये जो हम लगाते हैं, इसमें मैंने सा लिखा, इसके ऊपर ये लगाया तो इसे बोलते हैं सरोर रेखा। तो सरोर रेखा के ऊपर ये चंद्र बिंदु जो लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन स्वर कहते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया आँख, माँ, गाँव आदि। तो अनुनासिक स्वर क्या है, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है जो कि सरोर रेखा के ऊपर लगता है, जैसे आँख, माँ, गाँव आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता यानी काम को करने वाला, और एक क्रिया होती है। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम क्या है, खाना खाने का काम कर रहा है, तो राम क्या है, कर्ता है, और खाना खाना क्या है, क्रिया है। उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, तो मोहन यहाँ पे क्या है, कर्ता है, और खाना खाना क्या है, क्रिया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2017 और 2020 2 ईयर्स रिपीट हुआ है। ठीक है, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट ना हुआ हो, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था, आ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। इनके हम क्या टुकड़े करेंगे, जैसे बस लिखा था पीछे, तो बस के तो हमने कर दिए थे ब और स, लेकिन अब बा का क्या करेंगे, आ का क्या करेंगे, नहीं कर सकते। तो सभी वर्ड हैं क्योंकि इनके खंड नहीं किए जा सकते, यानी आ, ई, व, च, क, ख इत्यादि क्या है, सभी वर्ड हैं। तो वर्ण क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते।
तो वर्ड क्या है, एक बार आप आंख बंद करके इसे याद करिए। वर्ड क्या है? वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी इत्यादि। तो सभी वर्ड क्या हैं जिसके इनके खंड नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पतन का क्या अर्थ होता है। अब पतन का क्या अर्थ होता है, ये तो हम नॉर्मल बोलचाल में यूज करते हैं कि उसका तो पतन स्टार्ट हो गया। तो पतन यानी नीचा गिरना स्टार्ट हो गया। तो पतन का क्या अर्थ होता है? नीचे गिरना। पतन का क्या अर्थ है? नीचे गिरना। ओके, नेक्स्ट, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो मिश्रित वाक्य किसको कहेंगे? जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने सरल वाक्य पढ़ा था। उसमें क्या था, सरल वाक्य में एक कर्ता था और एक ही क्रिया थी, तो उसको क्या कह रहे थे, हम सरल वाक्य कह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिश्रित वाक्य बोल रहा है। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं मुझे। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही सभी जवान आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे क्या है, एक मुख्य वाक्य है और उसके साथ एक या अधिक उपवाक्य हैं। उसमें बोला पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही, तो एक उपवाक्य ये हो गया, सभी जवान आगे बढ़ गए, एक ये हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? मिश्रित वाक्य कहेंगे। इस वाक्य में सभी जवान आगे बढ़ गए प्रधान उपवाक्य है और पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही अधीन क्या है? उपवाक्य है। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? एक मुख्य वाक्य के साथ, यानी एक मुख्य वाक्य कौन सा था? सभी जवान आगे बढ़ गए। अधिक, एक या अधिक उपवाक्य होते हैं, एक मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य क्या होता है? इसमें एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। लेकिन मिश्रित वाक्य का होता है, क्या होता है? इसमें एक मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 संकर शब्दों को लिखिए। अब संकर शब्दों का मतलब होता है वे वर्ण जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी है, तो यहाँ पे क्या है, रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। ये जो हमारी हिंदी भाषा है, इसमें बहुत सारे वर्ड क्या है, हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण कर लिए हैं, यानी इंग्लिश से, फारसी से, उर्दू से, संस्कृत से। संस्कृत तो हमारी जननी है ही है, ठीक है। तो उनमें से ही जैसे जो वर्ड दो भाषाओं से मिलकर बनने, उनको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी है, तो रेल क्या अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना है रेलगाड़ी, तो इन्हीं को क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 3 संकर शब्दों को लिखना है। अब लिखना है, सेकंड है बम वर्षा। बम क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है और वर्षा क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है नमूनार्थ। नमूना क्या है? फारसी भाषा का शब्द है और अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है सजा प्राप्त। सजा क्या है? फारसी भाषा का शब्द है और प्राप्त क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपने देखा कि जो यानी वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं? संकर शब्द कह रहे हैं। तो जैसे डाक गाड़ी, डाकघर, है ना, तो ऐसे भी आप बना के लिख सकते हैं, डाकघर, डाक गाड़ी, रेलगाड़ी, बम वर्षा हो गया, नमूनार्थ हो गया, सजा प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब वर्णमाला तो हमें पता ही है, आ से ज्ञा तक जो वर्ड होते हैं, कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे ना कह के अगर इसे ऐसे कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सार्थक क्यों लगाया, क्योंकि पहले होता है वर्णमाला में क्या होता है, छोटा आ, बड़ा आ होता है, फिर छोटी ई आता है। तो ये क्या है, वर्णों का सार्थक समूह ही तो ये है। हम छोटे आ के बाद छोटी ई क्यों नहीं लिखते, बड़ा आ ही क्यों लिखते हैं? तो ये क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है, इसलिए हम इसे वर्णमाला कह रहे हैं। वरना फिर हम छोटा आ लिख देते, फिर ज्ञा क्यों नहीं लिखते, छोटे आ के बाद बड़ा आ ही क्यों आता है? तो इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है, यानी क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको 2-3 बार बोलिए तो याद हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं?
वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। किंतु किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पे भेदों के बारे में पूछा है, क्योंकि जो आ से बड़े अंक तक होता है इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। और जो का से होता है ज्ञा तक उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। और वर्णमाला कैसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के कितने भेद हो गए? वर्णों के 2 भेद हो गए, एक तो स्वर और एक व्यंजन। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों का अर्थ लिखिए। अब स्वर वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, यानी अ बड़ा, ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि छोटी ए बड़ी ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। और ये जो छोटी अंग और बड़ी अंग हमने क्यों नहीं शामिल किए? क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ड बोलते हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम। अब पूछा है व्यंजन का अर्थ लिखिए। व्यंजन का जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे स्वरों की सहायता कैसे? जैसे हम का लिखते हैं, ठीक है, तो क क्या होता है? ये क प्लस आ। तो व्यंजनों के उच्चारण में क्या है? स्वरों की सहायता ली जाती है, इसलिए हम क्या है? इन्हें व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जबकि व्यंजन क्या है? बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले नहीं जा सकते, ठीक है। तो व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। व्यंजन की एक परिभाषा दीजिए। श्री भोलानाथ तिवारी के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है। व्यंजन क्या है? जैसे मैं बोल रही हूँ का, ख, तो ये ध्वनि तो ये जो मुख से निकली हुई ये ध्वनि है, जिसके उच्चारण में हवा अब बांध मतलब गति से नहीं निकल पाती, यानी बाधा आती है। इसे या तो पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है। ये कौन कह रहे हैं? ये परिभाषा भोलानाथ तिवारी जी कह रहे हैं, ठीक है। ये किसी ने नहीं बनाई है, भोलानाथ तिवारी जी ने बनाई है। या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्व से निकलना पड़ता है या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग से पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है। तो ये व्यंजन की परिभाषा है। व्यंजन क्या है? व्यंजन वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। क्वेश्चन है हंसपद ब्राह्म चिन्ह से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन आया है 2017-2020 में। हंसपद यानी जैसे हम क्या है, जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस यानी ये कोई वाक्य लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है जायसी शाखा के कवि थे, तो हमें याद आया कि वो तो जायसी जो थे वो प्रेम मार्गी भाषा के मतलब शाखा के कवि थे। तो हमने क्या किया, पूरे सेंटेंस को ना कट करते हुए इस हंस पद को लगाया और ऊपर प्रेम मार्गी लिख दिया। तो हंस पद क्या होता है? हंस पद को त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं, यानी त्रुटि को सही करने के लिए। तो ऐसा चिन्ह लगाया और इसी को हंस पद कहते हैं। तो वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है, क्योंकि जैसे मैंने लिखा जायसी शाखा के कवि हैं, तो मुझे बाद में याद आया, तो ये छूट गया ना प्रेम मार्गी। तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद चिन्ह को लगाकर ऊपर वह शब्द लिख दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? हंस पद विराम चिन्ह कहते हैं। एक और बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद चिन्ह को लगाकर ऊपर वह शब्द लिख दिया जाता है। जैसे जायसी हंस पद लगा दिया हमने, प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है। पठन शिक्षण ध्वनि साम्य विधि लिखिए। क्या कह रहा है? पठन शिक्षण ध्वनि साम्य विधि लिखिए। क्वेश्चन आया 2018 में।
यह विधि ध्वनियों वाले शब्दों का उच्चारण सिखाती है। क्या सिखाती है? पठन शिक्षण ध्वनि साम्य विधि। क्या सिखाती है? यह विधि ध्वनियों वाले शब्दों का उच्चारण सिखाती है, जैसे सुरेश, महेश, कर्म, मर्म इत्यादि। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें केवल ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है और शब्दों, वाक्य खंडों या वाक्यों के अर्थ की उपेक्षा की जाती है। यानी पठन शिक्षण ध्वनि साम्य विधि में क्या है? इसमें मात्राओं पर तो ध्यान दिया जाता है, केवल ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन शब्दों, वाक्य खंडों और वाक्यों की उपेक्षा, अर्थ की उपेक्षा कर दी जाती है। तो पठन शिक्षण विधि समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। व्यंजन वर्णों को लिखिए। अब व्यंजन वर्णों को हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आया है 2018 में, ठीक है, क्वेश्चन है 2018 में। तो व्यंजन वर्ण पहले क्या क्या करेंगे हम, क्योंकि आ से और जहाँ छोटी अंक बड़ी अंक को छोड़ दें, ये क्या है? अनुनासिक है। और का बड़े ओ तक, यहाँ तक क्या है? स्वर हो जाते हैं। फिर हमें क्या करना है? का वर्ग, क च ट त प। तो इसको क्या है? ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। क च ट त प। तो कैसे याद करना है? क च ट त प। क यानी का वर्ग, यानी का कबूतर, खा खरगोश, ग घ और खा। च में चा वर्ग, यानी च छ ज झ और ज्ञ। ट ठ ड ढ और ण। त में त थ द ध और न। पा में पा वर्ग, प फ ब भ और मा। तो क च ट ता प, क च ट ता प। तो ये क्या है? ये 25 वर्ड याद हो गए, 25। अब आए हम अंतस व्यंजन पे। अंतस व्यंजन क्या होता है? यर लव। अंतस व्यंजन क्या होता है? यर लव, यर लव अंतस व्यंजन, यर लव अंतस व्यंजन। ये हमारा हो गया। अब बचा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी जिन वर्णों को बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है, उनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे 3 सा, वर्णमाला में 3 सा होते हैं ना, सा संजम, सा षटकोण और सा सवाल। तो तीनों सा आते हैं और हा से हल आता है, ठीक है। तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए। अब क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे छा छत्री है, तो ये बनता है का से प्लस सा से, तो इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा छत्री, रसूल, ज्ञागानी, श्रा, यानी वर्णमाला के अंतिम जो 4 वर्ड होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये याद हो गया होगा। व्यंजन वर्णों को कैसे लिखना है? क च ट त प अंतस व्यंजन, यर लव ऊष्म व्यंजन, 3 सा और 1 हा संयुक्त व्यंजन, छा छत्री, त्रसूल, ज्ञागानी और श्रा से श्रामिक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों, वर्णों यानी क प्लस मैंने ब मिला दिया तो हो गया कब। तो एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को, यहाँ पे भी आया ना सार्थक, क्योंकि मुझे कब लिखना था तो मैंने कब लिख दिया, क पहले लिखा और बा लिखा बाद में, तो ये सार्थक हो गई ना। अब मैंने बा पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें सार्थक ध्वनि बनानी है ना, तो इसलिए मैंने बा बाद में लिखा। तो यह क्या हो गया? सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे राम, लड़की आदि। तो शब्द क्या किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। नेक्स्ट, 2018 में क्वेश्चन आया है निषेधात्मक वाक्य। जैसे ही शब्द निषेध से पता चल रहा है कि इसमें किसी चीज़ की मना हो रही है। जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का आभास होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं, यानी जिसमें नहीं होता है। जैसे हरि आगरा नहीं गया, क्योंकि इसमें मनाही वाली चीज़ें हो गई ना, तो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं बोर्ड लगा होता है कि धूम्रपान निषेध है ना, लिखा होता है ना धूम्रपान निषेध, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस चीज़ की बिल्कुल मनाही है, ना है। तो निषेधात्मक वाक्य कौन से हो गए? जिस वाक्य में किसी शब्द के ना होने का आभास होता है उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हमने पीछे पढ़ा था वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो व्यंजन, ठीक है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11, ठीक है। नेक्स्ट है त वर्ग का उच्चारण स्थान लिखिए। ता वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, है ना।
तो त वर्ग का क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं क च ट त प, तो इसकी एक ट्रिक होती है के टी एम डी ओ। अब आप सोच रहे होंगे के टी एम डी ओ क्या है। के मिस कंठ, यानी का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। ठीक है। और पावर का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, छा से क्षत्रिय, त्रिशूल और ज्ञानी व्यंजन क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट के जो 4 अक्षर होते हैं, छा क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमक, उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो ये क्या है, संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के अंग, और हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि वाक्य के अंग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट को हम बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, विधेय। तो वाक्य के कितने अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। तो ये दोनों, ए और बी दोनों। तो 5वें का उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति रचना के आधार पर रूप ग्राम के प्रकार हैं। यानी व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर रूप ग्राम के प्रकार क्या हैं, ये सभी हैं, क्योंकि यौगिक वर्ड भी होते हैं, योग रूढ़ भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। तो साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, 8 है, जिन वाक्यों से काम का होना या करना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों से काम का करना या होना प्रकट होता है, जैसे राम खाना खा रहा है, तो क्या करना प्रकट हो रहा है, खाना प्रकट हो रहा है। सीता बाजार जा रही है, तो क्या करना प्रकट हो रहा है, सीता का क्या कर रही है, बाजार जाना प्रकट हो रहा है। ठीक है। हमारे जो क्वेश्चन हो गए इसमें 8 तक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।